क्या होगा अगर मैं कहूं कि छठी कक्षा की एक बहुत ही प्यारी सी बच्चों की कविता, एक ऐसी कविता जिसमें सोने के पंखों वाले तोतों की बात की गई है। और जादुई मोरों की भी बात है ना? हाँ, बिल्कुल। तो क्या हो अगर वो कविता असल में मानव जाति के अंत की सबसे डरावनी और गंभीर चेतावनियों में से एक हो? ये सच में एक बहुत ही चौंकाने वाली बात है, क्योंकि अक्सर जब हम बच्चों की कहानियों के बारे में सोचते हैं, तो मतलब हमें लगता है कि वे एक सुरक्षित बुलबुले की तरह हैं। हाँ, एक ऐसी जादुई दुनिया जहां सब कुछ अच्छा होता है, कोई चिंता नहीं होती, कोई टेंशन नहीं। बिल्कुल, हम मानकर चलते हैं कि बचपन की कविताएं सिर्फ बच्चों का मन बहलाने के लिए होती हैं, उन्हें असल दुनिया की कड़वी और जटिल सच्चाइयों से दूर रखने के लिए। हम बड़ी आसानी से चीजों को बच्चों की दुनिया और बड़ों की दुनिया में बांट देते हैं। सही बात है। लेकिन आज के हमारे इस डीप डाइव में हम जिस विषय पे बात कर रहे हैं ना, वो इस सुरक्षित बुलबुले को बहुत ही मतलब झकझोर कर फोड़ देता है। एकदम सही कह रहे हैं आप। आज हम एक बेहद दिलचस्प सफर पर निकलने वाले हैं, जो शुरू तो एक जादुई बांसुरी वाले से होता है, लेकिन खत्म होते-होते हमें हमारी अपनी बर्बाद की हुई दुनिया के मुहाने पर लाकर खड़ा कर देता है। हमारे पास एक मराठी कविता और उससे जुड़ा एक पूरा विश्लेषण है, जिसका शीर्षक है एक डॉट, या बाळांनो या रे या। और यकीन मानिए, जो बातें इसमें कही गई हैं, वो किसी भी पर्यावरण वैज्ञानिक की रिपोर्ट से कम नहीं है। ओके। चलिए इसे अनपैक करते हैं। तो कहानी की शुरुआत एक बहुत ही आकर्षक और रहस्यमयी दृश्य से होती है। एक पुंगी वाला यानी एक बांसुरी वाला है, जो अपनी जादुई धुन बजाते हुए बच्चों को एक सफर पर चलने के लिए बुला रहा है। और उसका ये बुलाना ना कोई साधारण निमंत्रण नहीं है, ये एक पुकार है, एक तरह का जागरण है। बिल्कुल। कविता की पहली पंक्तियां कुछ इस तरह हैं, या बाळांनो या रे या, लवकर भरभर सारे या, मजा करा रे, मजा मजा, आज दिवस तुमचा समझा। जिसका मतलब है, हाँ, अगर हम इसे सीधे शब्दों में समझें तो वो कह रहा है कि बच्चों जल्दी जल्दी आओ, मजे करो, आज का दिन पूरी तरह से तुम्हारा है, इसे अपना ही समझो। यहाँ जो बात ध्यान देने वाली है हम्म। वो ये है कि ये पुंगी वाला असल में बच्चों को उनके बचपन का असली मतलब याद दिला रहा है। हम्म। बचपन का मतलब किताबों के बोझ तले दबना या सिर्फ चार दीवारों के अंदर कैद रहना नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये खुशियां मनाने, प्रकृति के साथ जुड़ने और नई चीजों को अनुभव करने का समय है। और इसके तुरंत बाद जो मराठी लाइन आती है ना, वो मुझे बहुत ही गहरी लगी। वो पुंगी वाला चेतावनी देते हुए कहता है, स्वस्थ बसे तो ची फसे, नवभूमि दाविन्मी। अच्छा, तो इसका अर्थ? इसका मतलब है कि जो खाली बैठेगा, जो आलस करेगा, हम्म। वो फंसेगा। पुंगी वाला उन्हें एक नई दुनिया या जिसे नवभूमि कहा गया है, वो दिखाने का वादा कर रहा है। ये तो बहुत ही दिलचस्प है। हाँ, और अगर मैं इसके लिए एक आधुनिक एनालॉजी का इस्तेमाल करूं, तो ये स्वस्थ बसे तोची फंसे बिल्कुल आज के फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट की तरह है। अरे वाह, ये तुलना बहुत सटीक है। है ना? सोचिए, आज के समय में एक बच्चा अपने कमरे में बैठा है, आईपैड पर या वीडियो गेम में खोया हुआ है। उसे लगता है कि वो मजे कर रहा है, लेकिन असल में वो आलस के जाल में फंस चुका है। एकदम सही बात है। अगर वो बाहर नहीं निकलेगा, तो वो उस असली जादुई दुनिया को मिस कर देगा, जो बाहर उसका इंतजार कर रही है। बिल्कुल। स्वस्थ बसे तुची फसे का मूल अर्थ ही यही है कि निष्क्रियता एक फंदा है। बचपन का स्वभाव ही चंचलता और खोजबीन है। जो बच्चा आलस में फंस गया, वो जीवन के उन खूबसूरत अवसरों से चूक जाएगा जो उसे मतलब प्रकृति दे सकती है। तो पुंगी वाला एक तरह से हाँ, वो एक तरह से आज की उस स्क्रीन वाली दुनिया के खिलाफ एक विद्रोह का प्रतीक है। राइट। वो कह रहा है कि बाहर आओ, असली दुनिया को छुओ, उसे महसूस करो। तो अब सवाल ये उठता है कि ये नई दुनिया या नवभूमि आखिर दिखती कैसी है? पुंगी वाला बच्चों को ऐसा क्या दिखाने वाला है जिसके लिए उन्हें अपना आलस छोड़ना चाहिए? ये एक बहुत ही अहम सवाल है। जब हम इस कविता के अगले हिस्से में जाते हैं, तो कवि ने प्रकृति का जो वर्णन किया है, मैं सच कह रहा हूं, वो किसी भी बड़े बजट की हॉलीवुड फैंटेसी फिल्म के स्पेशल इफेक्ट्स को मात दे सकता है। सच में? हाँ, मैं मराठी की कुछ पंक्तियां पढ़ना चाहूंगा, क्योंकि सिर्फ उनके अर्थ में नहीं, बल्कि उनकी लय में ही एक बहुत ही खास तरह का जादू है। सुनिए। खड़खड़ मंजुळ गाती झरे, गीत मधुर चहू बाजू भरे, जिकडे तिकडे फुले फड़े, सुवास पसरे, रसही गळे। इस वर्णन को अगर हम गहराई से देखें, तो ये सिर्फ एक तस्वीर नहीं है, ये एक पूरा संवेदी अनुभव, मतलब एक सेंसरी एक्सपीरियंस है। बिल्कुल, ऐसा लगता है जैसे हम वहीं खड़े हों। हाँ, कवि ने ऐसे शब्दों का चुनाव किया है जो सीधे हमारी इंद्रियों से जुड़ते हैं। एकदम सही। खड़खड़ शब्द सुनते ही
हमें झरने के बहने की आवाज सुनाई देने लगती है। झरने मधुर गीत गा रहे हैं, हर तरफ फूल और फल खिले हैं, हवा में एक मीठी सुगंध फैली हुई है। और यहाँ जो शब्द इस्तेमाल हुए हैं वे बहुत ही अर्थपूर्ण हैं। निसर्ग यानी प्रकृति का वर्णन करते हुए मंजुड़ शब्द का प्रयोग हुआ है, जिसका अर्थ है बेहद मधुर या मीठा। अच्छा। और सुवास का मतलब है वो सुगंध जो मन को मोह ले। कवि ऐसा माहौल बना रहा है कि कोई भी उसे सच में महसूस कर सके। रंगों और दृश्यों की बात करें तो आगे की पंक्तियां और भी ज्यादा अद्भुत है। सुनिए, परजान से सोनेचे ते रावे हेरावे। मुझे ये लाइन बहुत पसंद आई। यहाँ रावे शब्द का इस्तेमाल हुआ है, जो पोपट यानी तोते के लिए एक बहुत ही सुंदर मराठी शब्द है। हाँ, और कवि कह रहा है कि ऐसे तोते जिनके पंख सोनेचे यानी सोने के हैं, और फिर पंख पाचूचे मोरन्ना, टिपती पाखरे मोतियान्ना, पंख फड़कती घोड़ियान्ना। मोरों के पंख पाचू के हैं। पाचू यानी पन्ना या एमराल्ड, एक बेहद कीमती हरे रंग का रत्न। सोचिए, पन्ने के पंखों वाले मोर, पक्षी जमीन से मोती चुग रहे हैं, और घोड़ों के भी फड़फड़ाते हुए पंख हैं, जैसे अश्व आसमान में उड़ने के लिए तैयार हो। ये कल्पना ही कितनी सुंदर है। और अंत में कवि भा.रा.तांबे लिखते हैं, चपलगती हरिण किती देखावे देखावे तरमग लवकर धावनिया नवी बगा या ही दुनिया। यानी तेज गति वाले हिरण हैं, मृग जो बहुत तेजी से भाग रहे हैं। हाँ, इसलिए जल्दी दौड़कर आओ और इस नई दुनिया को देखो। यहाँ जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प है और जिस पर रुक कर सोचना चाहिए, वो ये है कि कवि ने प्रकृति की सुंदरता को समझाने के लिए बहुमूल्य रत्नों और धातुओं का सहारा लिया है। हाँ, मैंने भी इस पर गौर किया था। उन्होंने सुवर्ण यानी सोने, पाचू यानी एमराल्ड और मोतियों का इस्तेमाल किया है। ये कोई इत्तेफाक नहीं है। अच्छा, मुझे लगा कि ये सिर्फ कविता को बच्चों के लिए थोड़ा और चमकीला और आकर्षक बनाने के लिए। नहीं, ये उससे कहीं अधिक गहरा है। कवि एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं। वो बता रहे हैं कि असली खजाना हमारी तिजोरियों, बैंक लॉकर या शेयर मार्केट में नहीं है। ओहो, क्या बात है। हम इंसानों ने पत्थरों और धातुओं को कीमती मान लिया है, लेकिन असल में असली सोना वो है जो सुबह की धूप में एक पक्षी के पंखों पर चमकता है। असली पन्ना वो हरा रंग है जो किसी मोर के पंखों या बारिश के बाद घने पेड़ों की पत्तियों में दिखाई देता है। ये नजरिया वाकई दिमाग की बत्तियां जलाने वाला है। प्रकृति ही हमारा सबसे बड़ा, सबसे सच्चा और अमूल्य खजाना है। कवि इन पक्षियों को उड़ते हुए गहनों की तरह पेश कर रहा है ताकि हम उनकी असली कीमत समझ सकें। मतलब हम पूरी जिंदगी कागजी नोट और पत्थर के टुकड़ों के पीछे भागते रहते हैं, अपनी जिंदगी ऑफिस के क्यूबिकल्स में बिता देते हैं, बिल्कुल, ताकि हम सोना खरीद सकें। जबकि कवि कह रहा है कि असली सोना तो तुम्हारे घर के बाहर पेड़ों पर बैठा गा रहा है। एकदम सही समझे आप। चलिए, जो कुछ हमने अभी तक देखा उसका एक छोटा सा मजेदार रिकैप करते हैं। अगर हम बच्चों की तरह सोचें, मधुर गीत कौन गा रहा है? झरे यानी झरने। हाँ, आँचू के पंख किसके हैं? मोरांचे यानी मोरों के। और सबसे जरूरी बात, कौन फंसेगा? जो स्वस्थ यानी आलसी होकर बैठेगा। ये उस पुंगी वाले की दुनिया का एक बेहतरीन सारांश है। एक ऐसी दुनिया जो ऊर्जा, रंग और जीवन से भरी हुई है। लेकिन यहाँ आके मेरे मन में एक बड़ा सवाल उठता है। पुंगी वाले बच्चों को ये सब दिखाने वाला है, उड़ने वाले घोड़े, पन्ने के मोर, सोने के तोते। क्या ये सच में कोई परियों की कहानी है? मतलब क्या पुंगी वाला उन्हें किसी दूसरे डायमेंशन या किसी एलियन ग्रह पर ले जा रहा है? और ठीक इसी जगह पर हमारी इस कहानी में एक बहुत ही गंभीर और सच कहूं तो एक डरावना मोड़ आता है। डरावना मोड़? हाँ, ये कोई काल्पनिक दुनिया नहीं है। ये मार्वल के मल्टीवर्स का कोई दूसरा हिस्सा भी नहीं है। ये हमारी अपनी धरती है। ये हमारा अपना निसर्ग है। हमारी धरती? लेकिन हमारे आसपास तो ऐसे जादुई जीव नहीं दिखते। क्योंकि ये कविता हमें वो दिखाती है जो हमारी दुनिया मूल रूप से थी। अच्छा। और जो अब हमने खो दिया है। यहीं से ये पूरी चर्चा एक जादुई बाल कविता की कल्पना से निकलकर इंसान की एक बहुत ही कड़वी और स्याह सच्चाई की तरफ मुड़ जाती है। बाप रे। ये सोचने पे मजबूर करती है कि हम विकास के नाम पर असल में क्या तबाह कर रहे हैं। ओहो, तो ये एक तरह का आईना है। जब हम इस चर्चा के अगले हिस्से में जाते हैं तो हम ठीक यही देखते हैं। प्रकृति ने हमें क्या क्या दिया है और बदले में हमने उसके साथ क्या किया है। बिल्कुल। अगर हम ध्यान से देखें
तो प्रकृति हमेशा से हमारी सबसे अच्छी मित्र रही है। उसने इंसानों को पानी, रोशनी, ऑक्सीजन, लकड़ी और फल जैसी जीवन की सबसे ज़रूरी चीज़ें, जिन्हें हम जीवन सत्वे कह सकते हैं, बिल्कुल मुफ्त, बिना मूल्य दी हैं। हाँ, बिना मूल्य, यानी बिना किसी शर्त और बिना किसी कीमत के। मुझे ये बिल्कुल एक अनलिमिटेड लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन की तरह लगता है। सही कहा, यह है जहां हमें सांस लेने के लिए ताज़ी हवा, पीने के लिए मीठा पानी, सूरज की रोशनी और खाने के लिए भोजन मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात, कोई बिल नहीं आता। हाँ, महीने के अंत में कोई बिल नहीं आता, कोई क्रेडिट कार्ड स्वाइप नहीं करना पड़ता। ये एनालॉजी बहुत सटीक है, लेकिन अगर कोई कंपनी फ्री सब्सक्रिप्शन देती है तो उसमें बहुत सारे नियम और शर्तें छुपे होते हैं। हाँ, टर्म्स एंड कंडीशंस। बिल्कुल। प्रकृति ने भी हमें ये सब कुछ मुफ्त दिया, लेकिन उसकी भी एक अलिखित शर्त थी, संतुलन। और इंसान की फितरत ये है कि जो चीज़ मुफ्त मिलती है हम उसकी कदर नहीं करते। ये तो इंसानी फितरत है। जैसे जैसे मानव का विकास हुआ, जिसे उत्क्रांति कहते हैं, इंसान ने प्रकृति का इस्तेमाल करके अपने लिए नई चीजें बनानी शुरू की। शुरुआत में हजारों साल पहले ये सिर्फ हमारी जरूरत के लिए था, रहने के लिए घर, खाने के लिए खेती। लेकिन फिर जरूरत और लालच के बीच की जो बारीक लाइन थी, वो मिट गई। एकदम सही। धीरे धीरे ये जरूरत लालच में बदल गई। प्रगति के नाम पर खुद को और ज्यादा आधुनिक बनाने की होड़ में हमने बड़ी बड़ी इमारतें और भारी उद्योग लगाने शुरू कर दिए। और यहीं से हमने उस अनलिमिटेड सब्सक्रिप्शन का गलत फायदा उठाना शुरू कर दिया। हाँ, हमने प्रकृति के संसाधनों का इस तरह दोहन शुरू किया जैसे वे कभी खत्म ही नहीं होंगे। हमने अपने आराम के लिए वाहनों का इतना ज्यादा उपयोग शुरू कर दिया कि हवा में जहर यानी प्रदूषण घुलने लगा। कंक्रीट के जंगल बनाने के लिए, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल बनाने के लिए हमने उन पेड़ों को बेरहमी से काट दिया जिन पर कभी वो सोने के पंख वाले तोते बैठा करते थे। बिल्कुल। इस पूरी अंधाधुंध दखलंदाजी ने प्रकृति का जो एक नाजुक पूरा चक्र है, निसर्गाचे चक्र, उसे ही जड़ से बिगाड़ कर रख दिया। और प्रकृति का तंत्र बहुत ही जटिल और एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। जब उस संतुलन को इतनी आक्रामकता से तोड़ा जाता है तो प्रकृति चुप नहीं बैठती, वह प्रतिक्रिया देती है। और अब बात वहां पहुंचती है जहां ये सब बहुत ज्यादा दिलचस्प, लेकिन सच में बहुत डरावना हो जाता है। हाँ। क्योंकि जब निसर्ग का चक्र बिगड़ता है तो उसके परिणाम कोई कविता या कहानी नहीं रह जाते, वे हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में मौत और तबाही बनकर सामने आते हैं। सही कह रहे हैं। आज हम देख रहे हैं कि कैसे अचानक आने वाली बाढ़, जिसे पूर कहते हैं, विनाशकारी भूकंप और भयानक तूफानों यानी वादड़े जैसी प्राकृतिक आपदाओं ने जनजीवन को पूरी तरह से अस्त-व्यस्त कर दिया है। ये कोई 100 साल बाद होने वाली भविष्यवाणियां नहीं है, ये आज की सुबह के अखबार की हेडलाइन है। एकदम सही। लेकिन यहाँ एक और बात है जिस पर हमें गहराई से विचार करना चाहिए। वो क्या? अक्सर जब हम पर्यावरण के विनाश की बात करते हैं तो हम सिर्फ पेड़ों के कटने या फैक्ट्रियों के धुएं के बारे में सोचते हैं, लेकिन अगर हम इसके पीछे के विज्ञान को देखें तो एक ऐसा आंकड़ा है जो किसी के भी रोंगटे खड़े कर सकता है। अच्छा। ये हमारे घरों के अंदर मौजूद आधुनिक सुख सुविधाओं से जुड़ा है, खास तौर पर एयर कंडीशनर यानी एसी और रेफ्रिजरेटर जैसे उपकरणों से। एक सेकंड रुकिए। एसी, मतलब पेड़ों का कटना तो समझ आता है, लेकिन मई की भयंकर गर्मी में मेरा एसी चलाना दुनिया के अंत से कैसे जुड़ा है? ये एसी की ठंडी हवा का मसला नहीं है, मसला है उस अदृश्य गैस का जो इन उपकरणों को ठंडा रखने के लिए इस्तेमाल होती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, या जिसे हम आमतौर पर CFC कहते हैं। ओके। जब ये गैस लीक होकर हमारे वायुमंडल में पहुंचती है तो ये ओजोन परत के लिए काल बन जाती है। ओजोन परत हमारे वायुमंडल में वो सुरक्षा कवच है जो हमें सूरज की जानलेवा अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाता है। हाँ, यूवी रेज। अगर ये परत ना हो तो धरती पर जीवन लगभग असंभव हो जाएगा। ओके। तो ये गैस ओजोन को नुकसान पहुंचाती है, लेकिन ये इतनी बड़ी बात क्यों है? मतलब गैस तो और भी बहुत सारी हैं। यहाँ आता है वो डरावना विज्ञान जो मैं बताना चाह रही हूँ। ये गैस ऊपर जाकर टूटती है और उसमें से क्लोरीन का अणु निकलता है। अब ध्यान से सुनिएगा। हाँ। क्लोरीन का सिर्फ एक अणु यानी सिर्फ एक एटम ओजोन के 1,00,000 अणुओं को नष्ट कर सकता है। क्या? रुकिए, मुझे इसे प्रोसेस करने दीजिए। सिर्फ एक क्लोरीन का एटम? हाँ, सिर्फ एक। और वो 1,00,000 ओजोन के अणुओं को खत्म कर देता है? ये कैसे संभव है? मतलब क्या वो एटम थककर खत्म नहीं हो जाता? यही तो इसका सबसे खतरनाक हिस्सा है।
इसे आप एक सीरियल किलर की तरह समझे जो कभी नहीं मरता। बाप रे। ओजोन का हर अणु ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बनता है। जब क्लोरीन इसके संपर्क में आता है तो वो एक केमिकल रिएक्शन शुरू करता है। वो ओजोन से एक ऑक्सीजन परमाणु को चुरा लेता है, जिससे ओजोन टूटकर सामान्य ऑक्सीजन बन जाती है। जो हमें यूवी किरणों से नहीं बचा सकती। बिल्कुल, लेकिन इस रिएक्शन के बाद वो क्लोरीन का अणु नष्ट नहीं होता। वो खुद को फिर से मुक्त कर लेता है, पूरी तरह से सुरक्षित। और फिर अगले ओजोन अणु को तोड़ने के लिए आगे बढ़ जाता है। एकदम सही, वो एक कैटलिस्ट की तरह काम करता है। एक ही क्लोरीन एटम ये हत्या की प्रक्रिया 1,00,000 बार दोहराता है, तब जाकर वो वायुमंडल से बाहर होता है। ये तो सच में आसमान में एक अदृश्य और अंतहीन युद्ध चल रहा है, और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि हमें गर्मियों में अपने कमरे ठंडे चाहिए। हम अपनी तिजोरियों में असली सोना समझकर कागज के नोट जमा कर रहे हैं, और ऊपर आसमान में हमारा असली सुरक्षा कवच टूट रहा है। और यही इस पूरी चर्चा का सबसे मारक बिंदु है। इस बर्बादी के लिए कोई उल्कापिंड या कोई एलियन बाहरी ताकत जिम्मेदार नहीं है। इस विनाश के लिए सिर्फ और सिर्फ इंसान यानी मानव ही जिम्मेदार है। ये बहुत ही कड़वा सच है। हमने अपनी प्रगति, अपनी सुविधाओं की कीमत, अपनी ही सुरक्षा को दांव पर लगाकर चुकाई है। तो अब सबसे बड़ा सवाल, क्या हमारे पास कोई उम्मीद बची है? मतलब क्या हम उस पुंगी वाले की जादुई दुनिया को हमेशा के लिए खो चुके हैं, या इस स्थिति से बाहर निकलने का कोई रास्ता है? इसका समाधान बहुत ही सीधा और स्पष्ट शब्दों में दिया गया है। ढवड़ा ढवड़ थांभवा। ढवड़ा ढवड़ थांबवा। जिसका मतलब है दखलंदाजी बंद करो। मुझे यहाँ थोड़ी सी आपत्ति है। दखलंदाजी बंद करो सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या ये व्यावहारिक है? मतलब क्या हम अस्पताल बनाना बंद कर दें? क्या हम स्कूल या घर ना बनाएं? मैं समझ रही हूँ आपका पॉइंट। क्या इंसानियत विकास करना छोड़ दे और वापस गुफाओं में जाकर रहने लगे? हम सिर्फ ये कहकर तो नहीं बच सकते कि सब कुछ करना बंद कर दो। आपका सवाल बिल्कुल जायज है। दखलंदाजी बंद करो का मतलब विकास को रोकना या गुफाओं में वापस जाना नहीं है। इसका मतलब है हमारी अंधी और अहंकारी सोच पर ब्रेक लगाना। अच्छा। हमें ये समझना होगा कि हमारी असली नई दुनिया अंतरिक्ष में मौजूद कोई मंगल ग्रह नहीं है जिसे हम जाकर आबाद कर लेंगे। हमारी एकमात्र नई दुनिया हमारा अपना निसर्ग ही है। हाँ, हमारी अपनी धरती। जब हम कहते हैं दखलंदाजी बंद करो, तो इसका अर्थ है प्रकृति के साथ सस्टेनेबल कोएग्जिस्टेंस, यानी ऐसा विकास जो प्रकृति के नियमों के खिलाफ ना हो। मतलब प्रकृति के काम करने के तरीके की नकल करना, ना कि उससे लड़ना। बिल्कुल। प्रकृति में कोई भी चीज कचरा नहीं होती। एक का अंत दूसरे की शुरुआत होती है। हमें ऐसे शहर, ऐसी तकनीकें बनानी होंगी जो प्रकृति के इस जीरो वेस्ट पॉलिसी पर काम करें। सही बात है। हमें जो कुछ भी चाहिए, पानी, हवा, अन्न, वो सब हमें इसी प्रकृति से मिलता है। प्रकृति खुद को हील करना यानी अपने घावों को भरना बहुत अच्छी तरह जानती है। बस हमें उसके रास्ते से हटना होगा। हाँ, और उसे वो समय देना होगा। विकास के नाम पर हम जिस पेड़ की डाल पर बैठे हैं उसी को काट रहे हैं। ये सच में एक बहुत ही सशक्त संदेश है। प्रकृति की रक्षा करना कोई एहसान नहीं है जो हम पर्यावरण पर या किसी एनजीओ के लिए कर रहे हैं। ये हमारी सबसे बड़ी और शायद हमारी एकमात्र जिम्मेदारी है। क्योंकि इसी में खुद हमारा अपना अस्तित्व छिपा है। हमें ये गांठ बांध लेनी चाहिए कि बिना प्रकृति के मानव जाति का कोई भविष्य नहीं है। अगर हम आज नहीं सुधरे तो कल बहुत देर हो जाएगी। तो इस सब का क्या मतलब है? चलिए इसे एक साथ जोड़ते हैं। हम एक बांसुरी वाले की जादुई धुन, खड़खड़ करते झरनों और सोने के पंख वाले पक्षियों से शुरू हुए थे। हाँ। और हम ओजोन परत के नष्ट होने, सीरियल किलर क्लोरीन एटम और जलवायु परिवर्तन की कड़वी सच्चाई तक आ पहुंचे। इसका सीधा सा मतलब यह है कि बचपन खुशियां मनाने के लिए, प्रकृति की उस अद्भुत खूबसूरती को करीब से महसूस करने के लिए। बिल्कुल। लेकिन अगर हम एक समाज के रूप में अपने पर्यावरण को ऐसे ही बेरहमी से नष्ट करते रहे, तो आने वाले कल के बच्चों के लिए, उन बच्चों के लिए जो आज अपने कमरों में स्क्रीन से चिपके हैं, देखने के लिए कोई जादुई दुनिया बचेगी ही नहीं। उनके पास सिर्फ कंक्रीट की गर्म इमारतें, प्रदूषित हवा और शायद सिर्फ पुरानी किताबों में लिखी प्रकृति की कविताएं ही होंगी। और यही वो असली जाल है जिसके बारे में कविता के शुरुआत में स्वस्थ बसे तो ची फंसे कहकर चेतावनी दी गई थी। असली फंसाव सिर्फ घर में आलसी होकर बैठना नहीं है, बल्कि अपनी आंखों के सामने इस खूबसूरत दुनिया को नष्ट होते हुए देखना और कुछ ना करना है। ये विचार सच में अंदर तक झकझोर देता है।
जो चर्चा एक मासूम सी बाल कविता से शुरू हुई थी, उसने आज हमें इंसानियत की सबसे बड़ी चुनौती के सामने लाकर खड़ा कर दिया है। तो आज के इस डीप डाइव को खत्म करने से पहले मैं सोचने के लिए एक विचार छोड़ना चाहता हूं। अगर हम सोचे कि अगर वो पुंगी वाला, वो बांसुरी वाला आज हमारे इन कंक्रीट के शहरों में आ जाए और अपनी धुन बजाए, तो वो क्या करेगा? ये तो बहुत ही गहरा सवाल है। जब बच्चे उसके पीछे पीछे बाहर निकलेंगे तो क्या उसे बच्चों को दिखाने के लिए कोई खड़खड़ करता हुआ मधुर झरना मिलेगा? क्या उसे किसी पेड़ की डाल पर कोई हरा भरा तोता मिलेगा जिसके पंख धूप में सोने की तरह चमकते हों? शायद नहीं। या फिर उसे बांसुरी की धुन के बजाय सिर्फ ट्रैफिक का कान फोड़ देने वाला शोर सुनाई देगा? क्या जादुई दुनिया के नाम पर उसे बच्चों को सिर्फ ओजोन परत को चीरते हुए एसी के गर्म डिब्बे और धुएं से भरा आसमानी दिखाना पड़ेगा? ये एक बहुत ही डरावनी कल्पना है। अगली बार जब घर से बाहर कदम रखें तो अपने आसपास की दुनिया को एक बार उस पुंगी वाले की नजर से जरूर देखिएगा। सोचिएगा कि हम क्या थे, हम क्या हो गए हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात, अभी भी क्या कुछ ऐसा है जिसे बचाया जा सकता है? आज के लिए बस इतना ही।